मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health is defined as a state of physical, mental and social well-being of a person in all matters related to reproductive system in all the stages of life। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को WHO ने किस तरह से डिफाइन किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल वेलबींग होना है इन ऑल द मैटर्स, सभी मैटर्स के हिसाब से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना। किससे रिलेटेड होते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग? रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। दो reproductive health is required at all the stages of life, but it is more essential during the period of adolescence। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ के हर स्टेज पर ज़रूरी तो है, लेकिन ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। अगर उस टाइम थोड़ी सी भी हमने लापरवाही की तो इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। फिर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशंस टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस आर गिवन बिलो। कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग एडोलसेंस। क्या क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू ईट बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम आपको एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट खानी होती है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम आपको पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ आपको पूरा ध्यान देना होता है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक एडवोकेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम आपको पर्याप्त फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड टेक एनी ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम किसी भी तरह का ड्रग आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट लेना चाहिए ना एडोलसेंस को, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस की एडोलसेंस में कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, कौन कौन से पोषक तत्व एडोलसेंट्स को चाहिए होते हैं, किशोर को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं। द फूड विच वी ईट ईच डे मेकअप आवर डाइट। जो भी हम खाना रोज़ खा रहे हैं वो हमारी डाइट का एक पार्ट है, उसी से हमारी डाइट बनती है। अब एक डाइट में कई तरह के फूड आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेन्स अनाज हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, अनाज जैसे वीट, राइस, पल्सेस हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल, मीट, फिश, एग, मिल्क, ये सभी हमारी डाइट का पार्ट हो सकते हैं। द डाइट विच कंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। जिस डाइट में हर कॉन्स्टिट्यूएंट की करेक्ट मात्रा हो। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। जिस डाइट में ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट करेक्ट अमाउंट में होते हैं उस डाइट को बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट। विच इज़ सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो किसी भी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट हो। एंड कीप अ पर्सन हेल्दी, और जिससे एक इंसान क्या रह सकता है? हेल्दी रह सकता है। उस डाइट को बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट। एवरी ह्यूमन एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट टू कीप द बॉडी हेल्दी। कोई भी इंसान किसी भी उम्र का हो उसको बैलेंस डाइट चाहिए ही चाहिए होती है। इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम तो बैलेंस डाइट का लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। क्योंकि इस टाइम के दौरान हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, तेज़ी से वृद्धि हो रही होती है और डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारी बॉडी का। ए बैलेंस डाइट हेल्प्स द बोन्स, मसल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडवोकेट नरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड ग्रोथ। बैलेंस डाइट से क्या होगा? हमारी बोन्स, मसल और जो भी अदर पार्ट्स हैं उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारी रैपिड ग्रोथ के लिए उन्हें चाहिए। द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स विच वी शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ एडोलसेंट्स टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स आर डिस्कस्ड एज फॉलो। कि आपको कौन कौन से फूड आइटम्स लेने चाहिए अपनी डाइट में ताकि आपकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, विकास और रैपिड ग्रोथ में आपको हेल्प मिले। तो कौन कौन से फूड आइटम्स हो सकते हैं?
द डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम कर्ल्स लाइक wheat and rice which provide carbohydrates for energy। जो एडोलसेंट्स की डाइट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे फूड आइटम्स होने चाहिए जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स किन किन से मिल सकता है हमें? वीट, राइस, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और चपाती, ब्रेड, पूड़ी, ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के ही सोर्स हैं। और कौन कौन से? डोसा, इडली, बिरयानी प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। शुगर एंड जैगरी, शुगर और जैगरी मतलब गुड़, शुगर और जैगरी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है, दैट गिव अस एनर्जी, जिससे हमें फिर एनर्जी मिलेगी। द डाइट ऑफ एडोलसेंट्स शुड इंक्लूड फैट्स, उनमें फैट्स भी होना चाहिए, विच ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स होते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। The common food items which can be included in the diet for providing fat to our body, जो फैट गिविंग डाइट वो फूड आइटम्स है जिससे हमें फैट मिलता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये तेल घी वाली चीज़ें होती हैं ना, ये इनसे फैट मिलता है हमें। बटर, घी, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, वनस्पति घी, ग्राउंडनट एंड फैटी मीट। ग्राउंडनट का मतलब क्या होता है? अखरोट। और फैटी मीट, इन सभी से क्या मिलता है? हमें फैट मिलता है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन किन किन फूड आइटम से मिलता है, वो हमारी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। द डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें किन किन फूड आइटम से मिलता है? द कॉमन फूड आइटम विच कंटेन अ लॉट ऑफ प्रोटीन, पल्सिस, दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, पीज, मटर, बीन्स, चीज़, पनीर जिसे बोलते हैं, एग, लीन मीट, फिश, मिल्क, ग्राउंडनट, जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं उनमें प्रोटीन होता है, दालों में होता है, और फिश में होता है, ग्राउंडनट में प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। द डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, इससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, विच प्रोवाइड मैनी विटामिन एंड मिनरल्स नेसेसरी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, बिकॉज ये हमारे बॉडी को है ना वेरियस डिजीज से बचाती हैं, क्योंकि हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में काफ़ी तरह की जो एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज, लाइम, लेमन कंटेन विटामिन सी, खट्टे जो फ्रूट होते हैं ना उनमें विटामिन सी होता है, विच बिल्ड अप बॉडी रेजिस्टेंस, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ताकत प्रोवाइड करते हैं सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी के कारण, जिससे हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। कैरेट में विटामिन ए होता है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है। विटामिन ए किस लिए अच्छा होता है? आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आयरन इज़ अ मिनरल विच इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड बनाने के लिए आयरन मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? तो आयरन रिच फूड होते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां होगी, पालक होगी, उसमें आयरन बहुत होता है। इंडियन गूसबेरी, आंवला होता है। मीट, जैगरी, गुड़ में होता है, एज दे हेल्प फॉर मेकिंग ब्लड, इससे बहुत ब्लड बनने में हमारी बॉडी में हेल्प मिलती है। मिल्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ कैल्शियम मिनरल, मिल्क में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। अवर इंडियन मील ऑफ रोटी, पल्सेस एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस्ड मील, जो हमारा इंडियन मील है, भारतीय खाना है जो कि रोटी, दाल और वेजिटेबल से मिलके बना होता है, वो बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज़ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, मिल्क तो अपने आप में खुद बैलेंस्ड फूड बोला जाता है, बैलेंस्ड डाइट है मिल्क। जैसे कि शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको मदर के मिल्क से ही सभी नेसेसरी नरिशमेंट मिल जाती है, इसलिए मिल्क को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है, कंप्लीट फूड बोला जाता है। चिप्स एंड पैक्ड स्नैक्स तो आर वेरी टेस्टी, जो चिप्स हैं और पैक्ड स्नैक्स होते हैं तो खाने में टेस्टी तो होते हैं, लेकिन आपको अपनी रेगुलर डाइट में इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन इन्हें रेगुलरली नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, इनसे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बल्कि ये हमारी बॉडी को हार्म ही करती हैं। नाउ वी रीड अबाउट पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स की पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी को साफ रखना। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स में पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, एंड कीपिंग गुड हेल्थ, और अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन कौन सी पर्सनल हाइजीन हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं? एडोलसेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक बाथ रेगुलरली। उन्हें रोज़ नहाना चाहिए, एटलीस्ट वंस एवरी डे। कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए एक दिन में। ज़्यादा बार नहा रहे हो तो वो आपकी मर्जी। दो हैविंग बाथ इज़ गुड फॉर एवरीवन। नहाना सभी के लिए अच्छा है। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर एडोलसेंट, लेकिन एडोलसेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनमें जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है स्वेट ग्लैंड्स की, ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उनमें उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई ना हार्मोन्स के रिलीज़ के कारण। तो स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड यानी सेबेशियस ग्लैंड्स की इंक्रीज्ड एक्टिविटी के कारण उनकी बॉडी कई बार समटाइम्स मेक्स अ बॉडी स्मेली। इसके कारण क्या होता है, उनकी बॉडी में से कई बार स्मेल आने लग जाती है एडोलसेंट्स की बॉडी से। बाथिंग रिमूव्स द स्वेट, तो नहाने से पसीने की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है, ऑयल डर्ट जो भी है वो सब दूर हो जाता है, एंड क्लीन्स द बॉडी, इससे बॉडी क्लीन रहती है। ड्यूरिंग बाथिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। नहाते टाइम बॉडी के सभी पार्ट्स को आपको वॉश और क्लीन करना चाहिए। एडोलसेंट्स गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड्स। एडोलसेंट्स गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स के टाइम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी बॉडी की क्लीनलीनेस की तरफ स्पेशल केयर रखनी चाहिए। द गर्ल्स should keep a track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation। गर्ल्स को अपने menstrual cycle पर keep a track का मतलब होता है उनको ध्यान रखना चाहिए एंड तैयार रहना चाहिए फॉर द onset of menstruation। if personal hygiene is not maintained by adolescent boys and girls, अगर वो मेंटेन नहीं रख पाते तो उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। There are chances of catching bacterial infection. These infection can make a person ill and spoil good health. इन इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण वो पर्सन बीमार भी हो सकता है और उसकी जो गुड हेल्थ है वो स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में कि फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज इन एन एक्टिविटी रिक्वायर्ड फिजिकल एफर्ट विच इज़ कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो फिजिकल एफर्ट को रिक्वायर्ड करती है, यानी फिजिकल एफर्ट उसमें डिमांड होती है, आपको फिजिकल एफर्ट करने पड़ेंगे फिजिकल एक्सरसाइज में, वो रिक्वायर्ड है। विच इज़ कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ एंड फिटनेस, तो आप क्यों करते हो? विच इज़ कैरिड आउट, जो की जाती है फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ एंड फिटनेस, जो गुड हेल्थ और फिटनेस के लिए की जाती है। All the adolescent boys and girls should do physical exercise such as brisk walking। सभी adolescent boys को physical exercise करनी चाहिए, जैसे कि brisk walking हो गई, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, या फिर और तरह की कोई आप एक्सरसाइज कर सकते हो जिम वगैरह जाके, तो वो भी आपको करनी ही करनी चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिशियल इफेक्ट। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने के बहुत से बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है। इट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ, हमारा दिमागी जो संतुलन है वो बना रहता है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इससे एक इंसान हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सभी बीमारियों से वो बच जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्ड्स एंड मेंटेन्स हेल्दी मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। फिजिकल एक्सरसाइज के कारण उस पर्सन की हेल्दी मसल हो जाती हैं, बोन्स हेल्दी हो जाती हैं और जॉइंट्स हेल्दी हो जाते हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी इन स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड वर्क। ये फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करने से आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। पढ़ने की आपकी जो एफिशिएंसी है, आप ध्यान से समझ पाओगे, किसी चीज़ को सुन पाओगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा।
तो स्टडी में एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पोर्ट्स में हो जाएगी, वर्क में अच्छी हो जाएगी। इट इम्प्रूव्स द जनरल सेंस ऑफ वेलबींग एंड मेक अ पर्सन फील हैप्पियर। इसके कारण किसी भी पर्सन की जनरल सेंस ऑफ वेलबींग इम्प्रूव होती है एंड मेक अ पर्सन फील हैप्पियर, और इससे इंसान खुश रहता है। फोर्थ क्या है? नो ड्रग फॉर अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स को ड्रग को नो ड्रग मतलब नहीं लेना चाहिए, उन्हें ड्रग को नो कर देना चाहिए। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी चेंज द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ड्रग्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जब हमारी बॉडी में इन्हें लिया जाता है, विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी, जब इन्हें हमारी बॉडी के अंदर लिया जाता है, दे चेंजेस द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की फंक्शंस को ही चेंज कर देते हैं, हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड को प्रभावित करते हैं, एंड समटाइम इवन चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। और इसके कारण किसी पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। खुश रहने वाला इंसान भी चिड़चिड़ा, नशे में रहने लगेगा। तो ये ड्रग्स तो बहुत बुरी चीज़ है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स आर हेरोइन, कोकीन, अल्कोहल, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन। ये सभी ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं, हीरोइन, कोकीन, अल्कोहल, पैरासीटामोल और पेनिसिलिन। अल्कोहल तो वही शराब होती है, आपको पता है। ये सभी ड्रग्स है ना, वैसे दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होती है इनकी, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स। लेकिन अगर कोई इंसान इसको रेगुलरली लेने लग जाए, स्वेलो मतलब इन्हें दवाई की फॉर्म में रोज़ लेने लग जाए, या फिर इंजेक्ट करने लग जाए अपनी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा, तो ये फिर इसकी आदत पड़ जाती है। फिर इंसान को ऐसा लगता है कि वो अभी इन चीज़ों के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। दैट इज़ द बैड थिंग। ये बुरी चीज़ है। इनके बारे में दवाइयों में भी तभी ली जाती है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, अदरवाइज नहीं। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यंग बॉयज़ और गर्ल्स के माइंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। समटाइम्स एन एडोलसेंट बॉय और गर्ल्स अंडरगोज इमोशनल स्विंग्स। उनकी बॉडी में कई बार इमोशनल स्विंग्स होते हैं, सडन फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजनेस, इनसिक्योर, बोर, या फिर वरी, स्ट्रेस्ड आउट, टेंस, एंग्री। ये सभी उनके इमोशनल स्विंग्स चलते रहते हैं उनके माइंड में, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आप ही की बॉडी में ये सब चीज़ें हो रही हैं और किसी के नहीं हुई, सभी की होती हैं ये चीज़ें। वी शुड नॉट वरी अबाउट सच थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दीज इमोशनल स्विंग्स आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप प्रोसेस। ये बड़े होने का नॉर्मल पार्ट है। डिसअपियर ऑटोमेटिकली विद टाइम, और टाइम के साथ साथ अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। इफ़ समबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम कन्फ्यूज़न, टेंशन, बोर्डम एंड वरी, अगर कोई आपको कहे कि आपको कन्फ्यूज़न, टेंशन, बोर्डम और वरी, इन सब से आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आप ड्रग ले लो, जस्ट से नो। तो आपको क्या करना चाहिए? नो मतलब मना कर देना चाहिए। जब तक कि आपको वो चीज़ डॉक्टर ना बोले, डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, तब तक आपको किसी के कहने पर नहीं लगना चाहिए। ड्रग्स आर वेरी पावरफुल केमिकल सब्सटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। शुड बी यूज्ड ओनली अंडर ए डॉक्टर सुपरविजन, और डॉक्टर की निगरानी यानी देखरेख के अंदर ही ये लेने चाहिए। एडोलसेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड अवॉइड drugs to maintain physical, mental and social well-being which is necessary to live a purposeful, fruitful and satisfying life in the world. Some of the harmful effect of taking drugs are as follow. कुछ आपको harmful effect बताए हैं। Drugs are addictive. ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, यानी इनकी आदत पड़ जाती है। ड्रग्स अगर आप रेगुलरली लेने लग गए तो, इफ़ यू टेक ड्रग वंस, अगर आपने एक बार ड्रग ले लिया, यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। तो आपको वो बार बार अच्छा लगेगा उन्हें बार बार लेना, और सून आपको जल्दी आपको क्या फील होगा कि आप तो उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते, और आप एक ड्रग एडिक्ट बन जाओगे, आप नशे की दवाइयों के आदी बन जाओगे। ड्रग एडिक्ट्स बिकम इरिटेबल। ड्रग के जो एडिक्ट होते हैं, जिन्हें ड्रग लेने की आदत पड़ गई, इरिटेबल हो जाते हैं। लूज़ इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, जॉब, जो भी वो स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दे में ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल और कॉलेज और लॉस जॉब। वो स्कूल से भी निकाल दिए जा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज से निकाल दिए जा सकते हैं, या उनकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे इंसान को रखना पसंद नहीं करेगा जो ड्रग का एडिक्ट हो, जो ड्रग के लिए एडिक्टिव हो।
ड्रग्स टू फिजिकल हार्म टू द बॉडी, बॉडी को बहुत सारे फिजिकल हार्म यानी शारीरिक नुकसान भी पहुंचते हैं ड्रग्स से, जैसे कि हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ब्रेन को डैमेज कैसे? क्योंकि इससे है ना, ड्रग्स लेने से किसी भी इंसान की सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो वो इंसान अपने माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर लेने लगता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ही ख़राब कर देते हैं ड्रग्स। तो लीवर, लंग्स, किडनी कुछ भी ख़राब हो सकता है इससे, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। इन दिस वे ड्रग्स ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसके कारण हमारा हेल्थ और हैप्पीनेस, खुशी, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। फिजिकल पीपल टेकिंग ड्रग्स रन द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज दे गेट कन्फ्यूज्ड। पीपल टेकिंग ड्रग, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर उनका एक्सीडेंट भी जल्दी हो सकता है। द शेयरिंग ऑफ सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स स्प्रेड्स एड्स डिजीज़ अमंग द ड्रग एडिक्ट्स। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें अगर सिरिंज की वो शेयरिंग करते हैं, जिससे वो सुई से ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, वो सिरिंज जो होता है अगर वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो ये एड्स की बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम है HIV। HIV वायरस के कारण एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को ही बर्बाद करके रख देता है। जो रोग से लड़ने की हमारी क्षमता है उसे ही ख़राब कर देता है। ये जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे ही खिलाफ वर्क करने लग जाता है, या तो वर्क नहीं करेगा या हमारे ही खिलाफ वर्क करने लग जाता है। तो जिसके कारण है ना, जिसको एड्स हो गया, जिसको HIV हो गया, वो क्या होता है कि नॉर्मल उसे वायरल भी हो गया ना, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उससे भी मर जाएगा वो तो इंसान। The AIDS disease causing virus can be easily passed on from the infected person to a healthy person in a number of ways। जो एड्स डिजीज़ होती है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किन किन तरीक़ों से फैल सकती है, क्योंकि ये है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने में टाइम नहीं लगाती। कैसे? एड्स वायरस कैन पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय द शेयरिंग ऑफ सिरिंज यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। अगर आपने ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए सिरिंज का एक्सचेंज कर लिया, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन है, उसने सिरिंज यूज़ किया, फिर हेल्दी पर्सन को दे दिया सिरिंज यूज़ करने के लिए, तो जब अगर उसने अपने सिरिंज इंजेक्ट कर लिया ना वो, तो उसको एड्स हो जाएगा। इफ़ अ ड्रग एडिक्ट हैज़ एड्स वायरस इन हिज ब्लड, अगर किसी ड्रग एडिक्ट को एड्स वायरस है उसके ब्लड में, ही यूजेज अ सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू हिज बॉडी, तो अगर वो अपनी बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए सिरिंज यूज़ करेगा, तो नीडल ऑफ हिज सिरिंज विल गेट कंटेमिनेटेड विद एड्स वायरस। जो उसकी सिरिंज है, उसकी जो सुई है, तो वो एड्स वायरस से क्या हो जाएगी? कंटेमिनेटेड हो जाएगी। एड्स वायरस उस सुई में भी आ जाएंगे। और जब भी कोई सिरिंज कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करेगा ना ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी में, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा, एड्स वायरस उसको भी हो जाएगा। एड्स वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। एड्स वायरस क्या होता है? HIV वायरस हेल्दी पर्सन से, अगर देखो किसी पर्सन को एड्स है, उसके साथ अगर किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो वो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा, तो इस तरह से भी फैल जाता है। और अगर एड्स वायरस किसी मदर को है, तो उसके बच्चे ने अगर अपनी मदर से फीड किया, तो फिर उस बच्चे को भी हो जाएगा एड वायरस। तो इन तरीक़ों से एड वायरस फैल जाता है। एड्स इज़ मेनली अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एड्स को वैसे मेनली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ माना जाता है, भाई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स डिजीज़, इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स पेशेंट डाई ईजिली इवन फ्रॉम सिंपल डिजीज़, सिंपल डिजीज़ से भी एड्स का पेशेंट मर जाता है। बिकॉज एड्स वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ देयर बॉडी ड्यू टू विच देयर बॉडी कैन नॉट फाइट डिजीज़ कॉजिंग जम्स। एड्स का जो वायरस होता है किसी भी इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को ही तहस नहस करके रख देता है, जिसके कारण वो बॉडी किसी भी डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाती, और वो जो पेशेंट है एड्स वायरस से ग्रसित है, तो पर्सन नॉर्मल खांसी जुकाम या फिर फीवर से भी मर सकता है।